नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज हम चर्चा करेंगे संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक और एकजुट हो रहे विपक्ष की, पेगासस जासूसी मामले पर घिरती जा रही सरकार और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट की, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने की संभावनाओं की। पेगासस जासूसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिना किसी चर्चा और बहस के पास किए गए कुछ विधेयकों के अपवाद को छोड़ दें तो पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर विपक्ष के हल्ला हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह भी बाधित ही रहा। दूसरी तरफ इस मामले की स्वतंत्र जांच से संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनज़र इस मामले को बहुत ही गंभीर बताया है। अब 10 अगस्त को इस पर फिर से सुनवाई होगी। दूसरी तरफ जासूसी मामले के साथ साथ किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर भी विपक्ष एकजुट और आक्रामक होते दिख रहा है। विपक्ष की एकजुटता और आक्रामकता की कवायद को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने के बजाय संसद नहीं चलने देने के लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और विपक्षी नेताओं को कोसने में भी लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो विपक्ष पर देशहित विरोधी राजनीति करने के साथ ही संसद का अपमान करने के आरोप भी लगा रहे हैं। ओलंपिक खेलों का संदर्भ लेकर उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश जीत के गोल पर गोल दाग रहा है और कुछ लोग सेल्फ गोल करने में लगे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हों तो भला उनके मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता पीछे कैसे रह सकते हैं। कल तक केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में संसद के सम्मान के संस्कार हैं ही नहीं। ऐसा कहते हुए वे और उनके नेता आसानी से भूल जा रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोगों ने किस तरह से यूपीए सरकार के ज़माने में संसद के सत्र दर सत्र बाधित किए थे। 2G घोटाला हो, कोयला गेट घोटाला हो, तथाकथित जितने घोटाले थे इनको लेकर के उस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके राजग के सहयोगी दल संसद को लगातार बाधित करते थे। पूरा का पूरा सेशन बिना किसी कामकाज के ठप हो जाता था। लेकिन तब उन्हें संसद में हल्ला और हंगामा जो है विपक्ष का संसदीय दायित्व और लोकतांत्रिक अधिकार लगता था। लेकिन अभी विपक्ष की वही भूमिका उन्हें देशहित के विरुद्ध नजर आ रही है। लेकिन इस सब का विपक्ष की आक्रामकता पर खास असर नहीं पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चाय नाश्ते पर आयोजित बैठक में दर्जन भर विपक्षी दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और बैठक के बाद संसद भवन तक उन लोगों ने साइकिल यात्रा भी की। इसका मकसद जासूसी मामले से लेकर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। इसके 2 दिन बाद इन्हीं मांगों के साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी संसद भवन के पास भारी विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के साथ इन दलों के नेता और सांसद किसानों के धरने में भी शामिल हुए। वहां इन नेताओं ने किसान आंदोलन के साथ अपनी सहभागिता जताई और उनके समर्थन में साथ खड़े रहने की बातें भी कही। दरअसल एक अरसे तक कमज़ोर और पस्तहाल रहे विपक्षी दलों के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने एक तरह के राजनीतिक ऑक्सीजन का काम किया है। बिहार में बहुत कम अंतर से विपक्ष सरकार बनाने में विफल रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर खुद के बूते विजेता के रूप में उभर कर आई ममता बनर्जी में विपक्ष को एक सीमेंटिंग फोर्स और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकने वाली एक जुझारू नेता नजर आने लगी हैं। ममता बनर्जी ने खुद भी बंगाल से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अगला चुनाव बनारस से लड़ेंगे। उनके लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अलग से सक्रिय हैं। उन्होंने शरद पवार से लेकर विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं से मिलना जुलना और उनकी नब्ज टटोलना भी शुरू कर दिया है। शरद पवार और ममता बनर्जी ने भी अपनी हाल की दिल्ली यात्राओं में भाजपा को मजबूत चुनौती देने की गरज से विपक्ष की एकजुटता पर बल दिया है। इन दोनों नेताओं ने भी विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठकें की। ममता बनर्जी ने अन्य नेताओं के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। विपक्ष को एकजुट करने की उनकी मुहिम के कुछ
गलत अर्थ नहीं निकलें, इसके लिए शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी ने भी यह साफ करने की कोशिश की है कि कांग्रेस को अलग थलग रख करके विपक्ष की कोई एकजुटता संभव नहीं है। दरअसल लोकसभा की तकरीबन आधी सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही होना है। इसको देखते हुए देश में कोई भी विपक्षी मोर्चा बनता है, कोई गठबंधन बनता है, तो कांग्रेस उसकी मुख्य धारा ही रहने वाली है। उसको अलग थलग करके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी के बयानों से उत्साहित राहुल गांधी ने पिछले दिनों 16 विपक्षी दलों के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया। इनमें से विपक्ष की छोटी बड़ी 14 पार्टियों के नेता तो बैठक में आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनके सामने संकट है कि दिल्ली में अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस और आप मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। यही हालत उत्तर प्रदेश में भी है कि कांग्रेस वहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगी या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी या अलग लड़ेगी। यह सवाल बसपा के दिमाग में घूम रहा होगा। यह भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते ये दोनों दलों के नेता इस बैठक में नहीं आए। इसके साथ ही उड़ीसा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस ने भी फिलहाल विपक्षी एकजुटता की इस कवायद से दूरी बना रखी है। यही हाल कभी विपक्षी एकता या कहें तीसरे मोर्चे की धुरी रहे तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू का भी लगता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर संकेत दे रहे हैं कि इनमें से कुछ दलों को विपक्ष की संभावित एकजुटता के पाले में लाया जा सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होकर कोई महत्वपूर्ण दायित्व निभाने की खबरें भी तैरती रहती हैं और अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि तमाम नेताओं और दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर इस समय किसके लिए राजनीतिक फील्ड सजाने में लगे हैं। अब सवाल उठता है कि विपक्ष की एकता कुछ मुद्दों को लेकर मोदी और भाजपा विरोध तक ही सीमित होगी या फिर आने वाले चुनावों में भी एक मजबूत चेहरे को सामने रखकर सामूहिक रणनीति तैयार करने की दिशा में ठोस कदम भी बढ़ाएगी। क्या वैकल्पिक नीतियों और कार्यक्रमों पर भी विचार होगा? तकरीबन सभी दल किसान आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों के भविष्य पर कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। इस तरह के कई और सवालों पर भी विपक्ष के नेताओं को मिल बैठकर विचार करना होगा। वैसे 2.25 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस काम के लिए विपक्ष के पास अभी काफ़ी समय है, लेकिन तैयारियां तो अभी से ही करनी होगी। विचार मंथन की प्रक्रिया तो अभी से शुरू करनी होगी। ममता बनर्जी ने कहा भी है, मैं नहीं जानती कि 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही देरी होगी। बीजेपी के खिलाफ तमाम दलों को मिलकर एक मोर्चा तो बनाना ही होगा। जहां तक एकजुट विपक्ष के नेतृत्व का सवाल है, ममता साफ साफ कुछ कहने के बजाय गोलमोल बातें करती हैं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ किया है कि उनके लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए विपक्ष का एकजुट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष के नेताओं के साथ चाय नाश्ता बैठक के बाद उनकी तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि विपक्ष एकजुट है और इसके लिए चेहरा और नाम जरूरी नहीं है। इस बीच जेल से आने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की राजनीतिक सक्रियता को भी विपक्ष की एकजुटता के प्रयासों की कड़ी में ही देखा जा रहा है। चौटाला ने जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और तीसरे मोर्चे के गठन पर बल दिया, वहीं लालू प्रसाद ने भी पिछले दिनों शरद पवार, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव के साथ लंबी मुलाकातें की। नीतीश कुमार किसी विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं, यह कह पाना अभी किसी के लिए भी दुरूह कार्य है। लेकिन यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि बिहार में भाजपा के साथ साझा सरकार का नेतृत्व करते हुए भी वे खुद को पहले की तरह सहज नहीं महसूस कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने और कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जदयू के नेताओं का बड़ा तबका अभी भी यही मानता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दल यू की जो खराब हालत रही, उसके लिए सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भाजपा भी जिम्मेदार थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि साझा सरकार चलाने वाले दोनों दलों में से एक को तो विधानसभा की 74 सीटें मिल गई, लेकिन दूसरे के खाते में केवल 43 सीटें ही कैसे आ पाईं। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय बाद अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर अपने साथ कर लिया। इसको लेकर जो जनता दल यू के नेतृत्व के मन में जो टीस उगी थी, वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। यही नहीं,
गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मुद्दों को भी बिहार में उछालने और थोपने की कवायद में लगी रहती है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की प्रतिबद्धता बताने वाली भाजपा के नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि भाजपा की तुलना में आधी से कुछ ही अधिक सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा का बड़प्पन था। यानी उन्होंने एक तरह से ये कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उनके ऊपर एहसान किया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से पेशबंदी शुरू कर दी है। जैसे अब भाजपा जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात बड़ी जोर शोर से कह रही है, उसका उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया है। यही नहीं, भाजपा के रुख से परे नीतीश कुमार ने कहना शुरू कर दिया है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए, बल्कि इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पेगासस जासूसी मामले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाक में दम करके रखा है, नीतीश कुमार ने इस मामले में विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए उसकी जांच कराए जाने तथा संसद में उस पर चर्चा कराने के पक्ष में बयान दिया है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बाद सत्ता पक्ष के बड़े नेता नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर अब भाजपा असहज दिखने लगी है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा से अलग होकर विपक्ष की कतार में शामिल होने का मन बना रहे हैं? ऐसा वह तभी सोच और कर सकते हैं जब उन्हें विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बताकर पेश किया जाए। इसमें सबसे बड़ा पेच उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर फंस सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा, इसके बाद ही उन्होंने भाजपा के साथ सरकार साझा कर ली। पिछला चुनाव उसके साथ चुनाव लड़े मिलकर और अल्पमत में रहते हुए भी उसके सहयोग से अपनी सरकार बनाई है। लेकिन इन सब बातों का इल्हाम नीतीश कुमार को भी होगा ही। खैर, आज के हाल फिलहाल में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे पर अपने बेबाक विवेचन के साथ। और हाँ, अगर हाल फिलहाल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।